हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी जीके जीएस में। आज हम अपने इस चैनल पे फिर से घटना चक्र असिस्टेंट प्रोफेसर की जो सीरीज़ चल रही हैं, टेस्ट सीरीज़ या प्रैक्टिस सीरीज़, उसको ही लेकर आई हूँ मैं। तो देखिए, इसमें अब हम आज जो हम सीरीज़ करने वाले हैं वो है प्रैक्टिस सेट नंबर 11। देखिए, यह है प्रैक्टिस सेट नंबर 11। अब इसको हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, शिक्षण का प्रतिमान में निम्नलिखित में से किसका विवरण होता है। तो देखिए, इसमें जो ऑप्शंस हैं उनको हम पढ़ लेते हैं। पहला, शिक्षक व्यवहार, जिसमें शिक्षक छात्र वार्ता शामिल है। दूसरा है आपका अधिगम परिवेश में, जिसमें शिक्षक व्यवहार भी शामिल है। अधिगम कर्ता व्यवहार, जिसमें व्यक्तित्व के गुण शामिल हैं, या विषय वस्तु, जिसमें विषय की तार्किक संरचना शामिल है। तो देखिए, इसमें क्या पूछ रहे हैं, शिक्षण का प्रतिमान, इसमें किसका विवरण होता है। तो देखिए, इसमें जो विवरण होता है वो आपका होता है अधिगम परिवेश, जिसमें शिक्षक व्यवहार भी शामिल है। मतलब शिक्षण के प्रतिमान में अधिगम परिवेश जो आता है उसके अंदर क्या होता है कि ऐसे प्रयास किए जाते हैं या ऐसी व्यवस्थाएं हैं ये जो हमें शिक्षण सिद्धांतों की ओर ले जाते हैं। क्या? शिक्षण प्रतिमान। और ये प्रतिमान जो होते हैं आपके शिक्षण के जो सिद्धांत होते हैं, है ना, उनके निर्माण के लिए प्राथमिक सामग्री तथा वैज्ञानिक आधार प्रस्तुत करते हैं, जिससे शिक्षण अधिगम के जो भी उद्देश्य हैं उसको पूरा किया जा सके। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अधिगम परिवेश, जिसमें शिक्षक व्यवहार भी शामिल है। अगला देखिएगा, उच्च शिक्षा के स्तर पर शिक्षक की भूमिका क्या है। उच्च शिक्षा, देखिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। हायर एजुकेशन के स्तर पर शिक्षक की भूमिका क्या है। विद्यार्थियों को सूचना प्रदान करना, विद्यार्थियों में स्वाध्याय को प्रोत्साहित करना, विद्यार्थियों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन देना, या अपनी समस्याएं हल करने में विद्यार्थियों की मदद करना। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी? उच्च स्तर की। तो यहाँ पे शिक्षक की भूमिका क्या है? शिक्षक की भूमिका है, क्योंकि देखिए इस लेवल के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो सेल्फ स्टडी करते हैं, क्रिटिकल थिंकर होते हैं, सेल्फ इवैल्यूएशन करते हैं। तो इसीलिए इस हिसाब से यहाँ पर जो आपका पॉइंट है सेकंड, वो आपका करेक्ट है, विद्यार्थियों में स्वाध्याय को प्रोत्साहित करना। निम्नलिखित में से शोध के लिए किस प्रकार में शिक्षण संबंधी सक्षमता के संवर्धन की संभावना होती है ना। ये कह रहे हैं कि इनमें निम्नलिखित में से शोध के लिए किस प्रकार में शिक्षण संबंधी सक्षमता के संवर्धन की संभाव्यता होती है ना। तो देखिए, मौलिक शोध में, व्यवहारक शोध में, प्रभाव आकलन शोध में, या क्रियात्मक शोध में। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा क्रियात्मक शोध में, क्योंकि देखिए क्रियात्मक शोध में ही आपके शिक्षण संबंधी सक्षमता के संवर्धन की संभाव्यता होती है। इसमें क्या होता है, अनुसंधानकर्ता जो होता है वो निरपेक्ष न रहकर समस्त परिस्थितियों में एक सक्रिय प्रतिभागी के रूप में मौजूद रहता है। यह शोध दिन प्रतिदिन की स्वाभाविक परिस्थितियों की समस्याओं की ओर प्रवृत्त रहता है। यानी इसमें जो भी डे बाय डे की हमारी जो भी कुछ भी प्रॉब्लम्स होती हैं, स्कूल से रिलेटेड हो, कक्षा से संबंधित हो, बच्चों से संबंधित हो, तो उसका उस तत्काल ही जो है इसमें शोध करके उन समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो आपका शोधार्थी होता है वो कैसा होता है? सक्रिय होता है। चलिए, तो ये आपका हो गया क्रियात्मक शोध। आगे देखिए, वह अवधारणात्मक रूपरेखा जिसमें शोध आयोजित किया जाता है क्या कहलाती है। तो इसमें जो आपके पॉइंट्स दिए हुए हैं वो है आपका शोध का सारांश, शोध अभिकल्प, शोध परिकल्पना, या आपका शोध प्रतिमान। तो देखिए, इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपका शोध अभिकल्प। ये वह अवधारणात्मक रूपरेखा है जिसमें शोध आयोजित किया जाता है। देखिए, शोध अभिकल्प तथ्यों के संकलन एवं विश्लेषण से संबंधित दशाओं की तरह को इस तरह से आयोजित करता है कि कार्य अवधि में बचत करते हुए शोध के प्रायोजन के साथ संगति भी पूरी की जा सके या संगति भी पूर्ण हो सके। ठीक है, तो ये आपका क्या है? शोध अभिकल्प। दिस मीन्स बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी संदर्भ शैली रेफरेंसिंग व्यवसाय, इतिहास और कला के क्षेत्र में शोध के लिए प्रयुक्त होती है। मतलब व्यवसाय है ना, या आपके इतिहास मीन्स
रेफरेंसिंग व्यवसाय या आपके इतिहास या आपके कला के क्षेत्र में शोध के लिए कौन सी यूज़ होती है? तो ये आपके ऑप्शन से APA शैली, देन MLA शैली, शिकागो शैली या IEEE शैली। तो इसमें जो आपका करेक्ट MLA। तो सबसे पहले MLA की फुल फॉर्म जान लेते हैं क्या है। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो है आपकी मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है। और देखिए ये जो शैली होती है ये आपकी रेफरेंसिंग व्यवसाय, इतिहास एवं कला के क्षेत्र में शोध के लिए प्रयुक्त की जाती है ना। इसका उपयोग जो है शोध पेपर लिखने में किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से सतत विकास के लक्ष्यों में क्या शामिल है? देखिए सतत विकास के जो लक्ष्य हैं, है ना, इन्हें कब शुरू किया गया था? 2015 में। और इनकी अवधि क्या है? 2015 से 2030। इसमें कितने लक्ष्य हैं? तो इसमें 17 लक्ष्य हैं। और उपलक्ष्य इसमें कितने हैं? तो वो हैं आपके 169। ये आपके उपलक्ष्य हैं, ठीक है। और देखिए इनको जो है सभी लक्ष्यों को हमें कब तक प्राप्त करना है? तो इनको 2030 तक कंप्लीट करना है। तो इसमें देखिए कौन कौन से हैं? शून्य गरीबी, शून्य भुखमरी, शिक्षा में सुधार करना, पर्यावरणीय प्रदूषण करना, लैंगिक समानता। देखिए तो बहुत ही आसान हो गया, क्योंकि किसी भी कीमत पे पर्यावरणीय प्रदूषण तो हो ही नहीं सकता है ना। अभी क्या कह रहे हैं, इसमें कौन कौन से लक्ष्य शामिल हैं? तो आइए नीचे चलते हैं। ये देखिए इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं इन्होंने। अब देखिए सबसे पहले तो इसे ही काट दीजिए, पर्यावरणीय प्रदूषण करना, यानी कि आपका ये कट हो गया। जहाँ जहाँ पर भी आपका डी दिया हुआ है वो आपका कट हो गया। तो अब आपका बचता कौन सा है? A, B और E। तो देखिए A शून्य गरीबी, शून्य भुखमरी और आपका E लैंगिक समानता। ये तीनों जो हैं आपके लक्ष्य हैं किसके? सतत विकास के। अच्छा अब एक चीज़ ये देखिए, इसमें जो 17 लक्ष्य हैं वो कौन कौन से हैं? देखिए एक तो इसमें क्या है? 0 शून्य गरीबी, पावर्टी, है ना, पहला लक्ष्य ये आपका। सेकंड आपका क्या है? वो है आपका 0 भुखमरी, है ना, 0 हंगर। फिर आपका थर्ड क्या है? उत्तम स्वास्थ्य एवं खुशहाली, यानी कि हेल्थ। मैं शॉर्ट में ऐसी लिख रही हूँ, हेल्थ। फिर आपका क्या है? फोर्थ वाला आपका है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। देखिए यहाँ क्या है? शिक्षा में सुधार करना, लेकिन क्या है? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, यानी कि क्वालिटी एजुकेशन। आगे है आपका लैंगिक समानता, ठीक है, लैंगिक यानी कि जेंडर इक्वेलिटी। अगला है आपका स्वच्छ जल, यानी कि क्लीन वाटर, ठीक है, क्लीन वाटर। अगला है आपका स्वच्छ जल के बाद ऊर्जा, सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, क्लीन एनर्जी। उसके बाद है आपका उत्कृष्ट कार्य के लिए आर्थिक विकास, है ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक। फिर है आपका उद्योग, नवाचार और बुनियादी सुविधाएं, ठीक है, इंडस्ट्री, इनोवेशन आदि। उसके बाद आपका जो 10th है वो क्या है? अनइक्वालिटी में कमी लाना, यानी कि असमानताओं में कमी लाना, है ना, जो भी अनइक्वालिटी है या इनइक्वालिटी है उसको कम करना। नेक्स्ट आपका क्या है? 11वां पॉइंट, शहरों और मानव बस्तियों को समावेशी, सुरक्षित, लचीला व टिकाऊ बनाना, ठीक है। यानी कि आपका जो सिटी है या आपका जो शहर है, अर्बन एरिया है, मीन्स जहाँ पर भी आप रहते हैं, चाहे वो गांव हो, बस्ती हो, शहर हो, उसको सुरक्षित, लचीला और टिकाऊ बनाना। 12वां है आपका टिकाऊ उपभोग और उत्पादन, यानी कि कंजप्शन की बात हो रही है, ठीक। अगला देखिएगा 13वां है आपका जलवायु कार्रवाई, यानी कि आपका जलवायु कार्रवाई मतलब क्लाइमेट एक्शन। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लाइमेट एक्शन, ये आपका 13वां पॉइंट है, ठीक है, 13वां लक्ष्य है। आगे देखिए 14वां है आपका जलीय जीव, यानी कि जो जीव पानी के अंदर रहते हैं, है ना, वो वाले, उनके बारे में। नेक्स्ट है आपका 15वें नंबर पे स्थलीय जीव, यानी कि जो धरती के ऊपर रहते हैं वो वाले जीव, है ना, जीव जंतु। उसके बाद है 16वां आपका शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएं, ठीक है, यानी फिर हम किसकी बात करेंगे? शांति की और न्याय की। और लास्ट है आपका लक्ष्य हेतु भागीदारी। क्या है? लक्ष्य हेतु भागीदारी। तो देखिए ये आपके सारे पॉइंट्स हैं, इनमें से कोई सा भी पूछा जा सकता है ना, तो आप थोड़ा सा कोशिश कीजिएगा इनको ध्यान में रखने की। आगे देखिए प्रश्न नंबर 7 है हमारा, मानव के द्वारा उत्पन्न स्रोतों में से
कौन सा गैसीय प्रदूषक तत्व CFC वायु में है? तो इसमें आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। देखिए CFC मैंने बताया था ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक, ये क्लोरीन, फ्लोरोड और कार्बन से बनता है। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या है, सीमेंट उद्योग, उर्वरक उद्योग, फोम उद्योग या कीटनाशी उद्योग। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका फोम उद्योग, फोम उद्योग। देखिए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे ट्राइक्लोरोफ्लोरोमीथेन के रूप में भी जाना जाता है, ओजोन परत में छिद्र के लिए उत्तरदायी और सबसे घातक गैसों में से एक है। देखिए जो हमारी ओजोन परत है धरती के ऊपर, है ना, उसमें क्या हो रहा है, छेद हो रहा है ना, छेद हो रहा है। तो इसी वजह से इसकी बहुत ज़्यादा उपयोगिता है, किसकी, ओजोन परत की। क्यों? क्योंकि ये हमारी परावैंगनी किरणों से रक्षा करती है। अब देखिए इस छिद्र के लिए जो सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है वो क्या है आपका, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, तो देखिए ये सबसे ज़्यादा इसके लिए घातक है। सबसे पहले 1930 के दशक में इसका प्रयोग शीतलक के रूप में किया गया था। ये मुख्यतः फोम उद्योग से निकलता है। इसके साथ ही देखिए ये ऑप्शंस में से तो ये वाला है, और अगर इसके संग आपको रेफ्रिजरेटर्स या एसीज़ को या प्रशीतकों को, आग बुझाने वाले उपकरणों, ये सब भी दे दिया जाए तो ये भी आपके सब साथ में कंबाइंड हो जाएंगे। ठीक है, वैसे बेसिकली एसी और फ्रिज का ज़्यादा दिया होता है, रेफ्रिजरेटर का, और फोम उद्योग भी एक इसका बहुत बड़ा सोर्स है जिससे आपकी CFC वायु में आती है। तो आपका जो राइट आंसर हो गया वो हो गया आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट प्रश्न है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इसके संदर्भ में TCP/IP का पूर्ण रूप क्या है? तो देखिए इसमें आपका जो सही उत्तर है मैं वो पढ़ रही हूँ, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी TCP का फुल फॉर्म क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, और इसमें जो IP का फुल फॉर्म है वो क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। सो B इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, ई कॉमर्स क्या है? ई कॉमर्स क्या है? तो देखिए कंप्यूटर उत्पाद को खरीदना एवं बेचना, वह उत्पाद एवं सर्विस खरीदना एवं बेचना जो दुकानों में उपलब्ध ना हो, अंतर्राष्ट्रीय वस्तुएं खरीदना एवं बेचना, या इंटरनेट की सहायता से उत्पाद एवं सर्विस खरीदना व बेचना। तो देखिए ई कॉमर्स यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। तो जब आप कॉमर्स यानी व्यवसाय कर रहे हैं और किसकी मदद से कर रहे हैं, ई यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, तो इसके लिए आपका जो सही उत्तर बैठेगा वो आपका बैठेगा ऑप्शन नंबर D। मीन्स इंटरनेट की सहायता से उत्पाद को, प्रोडक्ट्स एवं सर्विसेज को खरीदना या बेचना। नेक्स्ट देखिए, एक डैश लगभग 10 बाइट्स के बराबर है। तो क्या है ये? आपके ऑप्शन है किलोबाइट, टेराबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट। तो इसमें जो आपका सही उत्तर हो गया वो आपका हो गया मेगाबाइट, यानी कि MB। एक MB लगभग 10 लाख बाइट्स के बराबर है। कंप्यूटर का मॉनिटर होता है, तो देखिए कंप्यूटर का मॉनिटर क्या होता है, स्टोरेज डिवाइस होता है, प्रोसेसिंग डिवाइस होता है, इनपुट डिवाइस होता है या आउटपुट डिवाइस होता है? बताइए क्या होता है। देखिए बहुत आसान है, आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर का मॉनिटर आउटपुट डिवाइस होता है। इसको हम साथ में और क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं साथ में, यदि हम दूसरा नाम इसके लिए बोलें तो हम बोलेंगे VDU, यानी कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट। ठीक है, आगे देखिएगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है? दूरसंचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वीडियो कॉल का परिचालन करना, या दूरभाष पर कॉल का परिचालन करना, दूरबीन प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंस का परिचालन करना, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका जो करेक्ट आंसर बनता है वो आपका क्या बनता है, वो आपका बनता है ऑप्शन नंबर A, कि दूरसंचार प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए वीडियो कॉल का परिचालन करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर A इज करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। भारत की संविधान सभा की प्रथम बैठक के पहले अध्यक्ष कौन थे? देखिए संविधान सभा की प्रथम बैठक के पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, प्रोफेसर HC मुखर्जी, या डॉक्टर BR अंबेडकर। तो देखिए इसका जो आपका सही उत्तर हो जाता है वो आपका हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनको ही पहला अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, हालांकि ये आपके अस्थायी थे। ठीक है,
अस्थाई थे, और आपके स्थाई कौन से थे? तो वो थे आपके राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये आपके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थाई। तो अगर मान लीजिए प्रश्न में ये पूछेगा तो आपका आंसर ये आएगा, और अगर स्थाई पूछेगा तो बी वाला। विधानसभा की बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसमें सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। कब? 9 दिसंबर 1946 को। ठीक, उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को इसकी दूसरी बैठक हुई, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 14। निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में भारत के विकास दर सबसे ज़्यादा हुई है? देखिए, हम सभी लोग जानते हैं अब तक भारत में 12 5 ईयर प्लान्स आए हैं, पंचवर्षीय योजना आई हैं। ठीक है, अब देखिए ये पूछ रहे हैं कि जो आपकी ये 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं, 12 हालांकि समय से पूर्व ही समाप्त हो गई थी। क्यों? क्योंकि योजना आयोग खत्म हो गया था और उसकी जगह क्या आ गया? नीति आयोग आ गया, है ना। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 2015 को। ठीक, और जबकि आपका जो योजना आयोग था इसकी स्थापना कब हुई थी, बता सकते हैं? यदि आपको पता है तो कमेंट के माध्यम से बताइए। अब देखिएगा, इसमें 8वीं पंचवर्षीय योजना में, 9वीं में, 10वीं में या 11 में कब और किस पंचवर्षीय योजना में भारत की विकास दर सर्वाधिक थी? तो ये थी आपकी 11वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, इसमें आपकी विकास की दर मैक्सिमम थी। तो देखिए इसमें आपकी कितनी थी? 9%। और देखिए 9% इसमें आपकी विकास की दर रही थी। ठीक है, और इसको बाद में संशोधन करके कितना कर दिया गया था? 8.1%। 8.1%। ठीक है, और इसकी समय अवधि क्या थी? समय अवधि थी इसकी 2007 से 2012। ठीक है, आगे चलिएगा। एकमात्र भारतीय जो भारत के गवर्नर जनरल हुए वे थे। कौन से एकमात्र ऐसे हैं जो भारत के गवर्नर जनरल रहे हैं? मतलब वो भारतीय हैं, मेन बात ये है। सी राजगोपालाचारी, पट्टाभी सीतारमैया, राजेंद्र प्रसाद या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए सी राजगोपालाचारी एकमात्र भारतीय हैं जो भारत के गवर्नर जनरल हुए थे। देखिए, स्वतंत्र जब हमारा भारत हुआ था 1947 में, तो जो हमारे पहले गवर्नर जनरल थे, प्रथम गवर्नर जनरल, वो कौन थे? स्वतंत्र भारत की बात कर रही हूँ यहाँ मैं, तो वो थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन। और प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए प्रश्न में अंतर है। अगर मान लीजिए ये पूछ रहे हैं कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो आप ये लिखेंगे राजगोपालाचारी। और यदि ये पूछते हैं कि स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो आप क्या लिखेंगे? लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन। आगे चलिए। गोविंद सागर जलाशय स्थित है कहाँ पर? पंजाब में, हरियाणा में, उत्तर प्रदेश में या हिमाचल प्रदेश में? तो देखिए बहुत आसान है, गोविंद सागर जलाशय स्थित है आपकी हिमाचल प्रदेश में। दिस इज योर करेक्ट आंसर। ये बता सकते हैं किस नदी पर बना हुआ है? तो देखिए ये आपका सतलुज नदी पर बना हुआ है। ठीक है, किस नदी पे बना है? सतलुज नदी पे। भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है ना? ये किससे संबंधित है? तो देखिए ऑप्शन देखते हैं। प्रतिबद्ध न्यायपालिका से, न्यायिक समीक्षा से, न्यायिक स्वतंत्रता से या जनहित याचिका से। तो आपका जो ऑप्शन सही होगा वो होगा आपका डी, न्यायिक सक्रियता जनहित याचिका से संबंधित है। देखिए न्यायिक सक्रियता इस बात को संदर्भित करती है कि न्यायिक शक्ति का उपयोग मुखर और लागू होने से क्या इसका लाभ बड़े पैमाने पर सभी लोगों को, खासकर समाज के सामान्य लोगों को मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है। ये आपका न्यायिक सक्रियता है। ठीक है, तो ये आपका किससे संबंधित है? जनहित याचिका से संबंधित है। भारतीय संविधान विधेयक 1947 को राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी। कब हुई थी? तो भारतीय स्वतंत्रता विधेयक 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे उस समय के, क्लीमेंट एटली के द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में पेश किया गया था। 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा, इसके अगले दिन हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा इस विधेयक को पारित कर दिया गया।
ठीक है। और उसके बाद इस विधेयक को राजकीय स्वीकृति कब मिली? 18 जुलाई 1947 को, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किसने कांग्रेस के विरुद्ध अनुनय, विनय एवं विरोध की राजनीति करने का दोष लगाया, है ना? तो ये लगाया था आपके बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक, है ना। इन्होंने कांग्रेस पर उस समय की क्या आरोप लगाया था कि अनुनय, विनय एवं विरोध की राजनीति कांग्रेस कर रही है ना। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विरुद्ध ये जो इन्होंने आरोप लगाया था, ये किसने लगाया था? इस राजनीति का दोष बाल गंगाधर तिलक जी ने लगाया था। लोकमान्य के नाम से आप जानते हैं कि बाल गंगाधर तिलक जी जो हैं वो फेमस हैं और थे, है ना। और इनका जो जन्म था वो कहाँ हुआ था? रत्नागिरी में हुआ था। कहाँ हुआ था इनका जन्म? बॉम्बे प्रेसिडेंसी के रत्नागिरी में हुआ था। और कब हुआ था? 1856 में। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1 अगस्त 1920 में, ठीक है, इनकी मृत्यु हुई थी। आगे देखिएगा, सारनाथ स्तंभ पर कुल कितने पशुओं की आकृति है? सारनाथ स्तंभ, तो देखिए इस पे 4, 5, 1 और 8, तो इसमें आंसर आपका होगा करेक्ट 8 पशुओं की आकृति है किस पे? सारनाथ स्तंभ पर, ठीक है। मूल रूप से इसमें 4 शेर हैं जो चारों दिशाओं की ओर मुंह किए हुए खड़े हैं। जैसे आपका एक शेर तो ये है, मान लीजिए, है ना, एक इधर लेफ्ट हैंड साइड देख रहा है, एक राइट हैंड साइड देख रहा है और एक ठीक इसके पीछे है। लेकिन यदि हम वास्तव में देखते हैं तो हमें 3 दिखाई पड़ते हैं, जबकि एक पीछे इसके छुपा हुआ है। छुपा हुआ क्या है? देखने से वो हमें नहीं दिखाई देता है, ठीक है। इन शेरों के नीचे एक गोल आकार है, आधार है। कैसा आधार है? गोल आधार है, ठीक है, जिस पर एक हाथी, एक घोड़ा, एक हाथी, एक घोड़ा, एक सांड और एक सिंह, ठीक, बना हुआ है जो दौड़ती हुई मुद्रा में है। भारत सरकार ने इस स्तंभ को अपने राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया था तथा स्तंभ के निचले भाग पर अशोक चक्र को तिरंगे के मध्य में रखा था। इसमें जो अशोक चक्र है ना, इसको तिरंगे के बीच, देखिए यही जो यहाँ पर आपका बना हुआ है ना अशोक चक्र, इसी को जो हमारा राष्ट्रीय, हमारा जो तिरंगा है, झंडा है, उसके ही बीच में हमने ये अशोक चक्र लिया है। कितनी तीलियाँ होती हैं इसमें बताइए? इसमें 24 तीलियाँ होती हैं। तो देखिए 4 तो ये हो गए आपके जानवर और 4 आपके ये, इस तरह से 8 जानवरों जो हैं आपके पशु अंकित हैं। अगला देखिए, बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ किस विरोध का उल्लेख करता है? सन्यासी, पागलपंथी, नील या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका सही उत्तर क्या होगा? देखिए बंकिम चंद्र चटर्जी की जो उपन्यास है आनंद मठ, इसमें किसका कथानक है या किसके बारे में जिक्र किया गया है? तो सन्यासी विद्रोह के बारे में। किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में, है ना। और आपको कुछ ध्यान है आनंद मठ से क्या लिया था हमने? आनंद मठ से ना हमने लिया था, क्या कहते हैं, आपका राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत किस भाषा में है? राष्ट्रीय गीत तो ये आपका है संस्कृत भाषा में, है ना। और ये आपका कब राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया? 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? नहीं पूछ रहे हैं। 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 उत्तराखंड। दूसरा है आपका राष्ट्रमंडल खेल 2025 ग्लासगो यूके। तीसरा है आपका 20वां एशियाई खेल 2026 दोहा कतर। या कबड्डी विश्व कप 2025 पश्चिमी मिडलैंड्स इंग्लैंड। तो देखिए इसमें कौन सा गलत है वो ये पूछ रहे हैं, तो इसमें आपका ये वाला गलत है। कौन सा? 20वां एशियाई खेल 2026 दोहा कतर में नहीं होगा। तो देखिए पहला 38वां राष्ट्रीय खेल कहाँ होगा? 2025 का उत्तराखंड में। राष्ट्रमंडल खेल 2026 कहाँ होगा? ग्लासगो यूके में। कबड्डी विश्व कप 2025 कहाँ होगा? पश्चिमी मिडलैंड्स इंग्लैंड में। और आपका 20वां एशियाई खेल है ना 2026, ये आपका कहाँ होगा? ये आपका जापान के आईची, जापान के आईची है ना, यहाँ पर
होगा, ठीक है, जापान के आईची में। और देखिए साथ ही ये नागोया जो शहर है जापान का, वहाँ पर भी होगा, है ना, नागो, एक मिनट जी, नागोया, है ना, यहाँ पर आपका 20वां एशियाई खेल आयोजित होगा। जबकि जो आपका 21वां एशियाई खेल है ना, 21वां एशियाई खेल है जो 2030 में आयोजित होगा, वो आपका दोहा और कतर में होगा। कौन सा एशियाई खेल? 2000 आपका 30 वाला, ठीक, वो आपका दोहा कतर में होगा। ठीक, एक बार फिर से पढ़ लीजिए। 38वां राष्ट्रीय खेल 2025 उत्तराखंड में, राष्ट्रमंडल खेल 2025 ग्लासगो यूके में, 20वां एशियाई खेल 2026 जापान के आईची और नागोया में, 21वां एशियाई खेल 2030 दोहा कतर में, कबड्डी विश्व कप 2025 पश्चिमी मिडलैंड्स इंग्लैंड में। ठीक है, तो नहीं पूछा था तो आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर इसका उत्तर बनेगा। अगला देखिए, गगनयान मिशन हेतु 4 अंतरिक्ष यात्री नामित किए गए, इसमें कौन सा शामिल नहीं है? किसके लिए? गगनयान मिशन हेतु। तो देखिए 4 अंतरिक्ष यात्री कौन कौन से थे जिनको नामित किया गया था? तो देखिए सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, है ना, श्री नरेंद्र मोदी जी ने गगनयान मिशन हेतु नामित 4 अंतरिक्ष यात्रियों को एस्ट्रोनॉट विंग्स प्रदान किया था। क्या प्रदान किया था? एस्ट्रोनॉट विंग्स प्रदान किए थे। ठीक है, इस मिशन हेतु 4 अंतरिक्ष यात्री कौन से थे? तो एक तो आपके थे प्रशांत बालकृष्ण नायर, दूसरे आपके कौन से थे? अजीत कृष्णन, तीसरे थे अंगद प्रताप, चौथे थे शुभांशु शुक्ला। देखिए ये आगे ऑप्शंस में दिए गए हैं, है ना, लेकिन ये जो थे इन चारों को नामित नहीं किया गया था, इन चारों में से इनको नामित नहीं किया गया था। तो आइए देखते हैं कौन कौन से हैं। फिर देखिए ऑप्शंस निकालती हूँ मैं पहले। हाँ देखिए, एक तो ये हो गए आपके अजीत कृष्णन, एक आपके हो गए अंगद प्रताप, है ना, तीसरे आपके कौन से हो गए? प्रशांत बालकृष्ण नायर जो आपके पीछे दिए हुए हैं, है ना, और चौथे कौन से थे फिर? शुभांशु शुक्ला। ठीक है, ये चौथे व्यक्ति थे। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अक्टूबर 2024 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 3 AI उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की घोषणा की। क्या ये सही है या ये गलत है? देखिए दूसरा क्या है? स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में AI उत्कृष्टता केंद्र का नेतृत्व कौन? IIT रोपड़ द्वारा किया जाएगा। तो देखिए इसमें हम ऑप्शंस को देखते हैं। देखिए इसमें ऑप्शन नंबर ए जो है आपका केवल वही करेक्ट है। कैसे? देखिए अक्टूबर 2024 में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने 3 AI उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना की घोषणा की, है ना। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में AI उत्कृष्टता केंद्र का नेतृत्व IIT रोपड़ द्वारा नहीं किया जाएगा, बल्कि IIT दिल्ली के द्वारा किया जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए केवल आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाता है। दूसरा देखिएगा, वर्ष 2023-24 में कौन सा भारतीय राज्य ऊन के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? 23-24 में कह रहे हैं कौन सा? ऊन के, तो ये है आपका राजस्थान। ठीक है, राजस्थान जो है आपका ये ऊन के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। और दूसरे पे कौन सा है आपका? दूसरे स्थान पे है आपका JK यानी कि जम्मू एंड कश्मीर। आगे देखिए, आयुष्मान वय वंदना कार्ड कितने वर्ष या उससे अधिक आयु वाले वरिष्ठ नागरिकों को उनकी आय या आर्थिक स्थिति के बावजूद मुफ्त चिकित्सा उपचार की सुविधा प्रदान करेगा? आयुष्मान वय वंदना कार्ड। तो देखिए इसमें जो ऑप्शंस दिए हैं उसके हिसाब से आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, 70 वर्ष या उससे अधिक। तो देखिए आयुष्मान वय वंदना कार्ड का शुभारंभ कब किया गया था? तो ये किया गया था आपका 29 अक्टूबर 2022
2024। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री जी के द्वारा, है ना। और इसके तहत 70 वर्ष या इससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को उनकी आय या आर्थिक स्थिति के बावजूद मुफ्त चिकित्सा उपचार की सुविधा प्रदान करेगा। ठीक, आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक स्वामी दयानंद सरस्वती जी की नहीं है? अभी देखिए, मैंने आपको जो हिस्ट्री वाला वीडियो कराया है जिसमें भारतीय संस्कृति की विशेषताएं, पहला आपका जो सिलेबस में टॉपिक दिया गया है उसमें सब दी हुई हैं कि कौन कौन सी स्वामी दयानंद जी की पुस्तकें थी। तो देखिए कौन कौन सी हैं इसमें। पंच महायज्ञ विधि, क्या ये है? बिल्कुल सही, ये आपकी पुस्तक है स्वामी दयानंद सरस्वती जी की। दूसरा है अद्वैत मत का खंडन, क्या ये है? हाँ, ये भी है। तीसरा है पाखंड खंडन, क्या ये है? स्वामी दयानंद जी की पुस्तक, ये भी है। चौथा नागाओं का रहस्य, क्या ये है? नहीं, ये इनकी पुस्तक नहीं है। ठीक है, इसके अलावा ध्यान करके बताइए कौन सी ऐसी पुस्तक है जो स्वामी दयानंद सरस्वती जी की है। बहुत फेमस है, आपको पता भी है, हो सकता है कुछ लोग आप बता पा रहे हो, कुछ ना बता पा रहे हो। तो देखिए वो है आपकी कौन सी? सत्यार्थ प्रकाश, ये आ भी चुकी है। और इन्होंने क्या कहा था? वेदों की ओर लौटो, है ना। और इन्होंने ही शुद्धि आंदोलन भी चलवाया था। शुद्धि आंदोलन इन्होंने चलाया था कि जो लोग हमारा हिंदू धर्म छोड़ के किसी और धर्म में चले गए हैं, यदि वो वापस आना चाहें तो आ सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, तो फिर ये जो है नागाओं का रहस्य, है ना, ये किसकी पुस्तक है? तो ये आपकी अमीश त्रिपाठी, किसकी? अमीश त्रिपाठी की पुस्तक है। अमीश त्रिपाठी की पुस्तक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे? कौन सहमत नहीं थे? मोहम्मद अली जिन्ना, बिपिन चंद्र पाल, मोतीलाल नेहरू या ए और बी दोनों? तो देखिए, मोहम्मद अली जिन्ना और बिपिन चंद्र पाल तथा एनी बेसेंट, है ना, एक नाम और जोड़ लीजिए, एनी या एनी बेसेंट, ये तीनों ही लोग आपके असहयोग आंदोलन से सहमत नहीं थे, जो कि गांधी जी के द्वारा चलाया गया था। जबकि मोतीलाल नेहरू जी जो थे वो इससे सहमत थे। मोतीलाल नेहरू कौन थे? जवाहरलाल नेहरू के पिताजी थे, है ना। अच्छा, ये बताइए असहयोग आंदोलन जो था कब शुरू किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1 अगस्त 1920 में। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश करने वाले पहले भारतीय प्रथम व्यक्ति कौन थे? हजरत मोहानी, बदरुद्दीन तैयब जी, रविंद्रनाथ ठाकुर या महात्मा गांधी? देखिए, ये भी सब मैंने आपको जो सीरीज़ चला रखी है मॉर्निंग में, सब चीज़ें ये मैं आपको उस पर करा चुकी हूँ, है ना। जो भी आपका फ़िलहाल एनवायरनमेंट या इतिहास से आ रहा है, क्योंकि बाकी की जो सीरीज़ है वो आगे कंटिन्यू रहेगी, तब जितना भी सब कुछ है, रिसर्च हो चाहे कंप्यूटर हो, सब उसमें ही आता चला जाएगा। तो देखिए, पहले व्यक्ति कौन थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पेश किया था? तो वो थे आपके कौन? हजरत मोहानी, ये पहले व्यक्ति थे। ठीक है, और देखिए, इन्होंने 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सम्मेलन में ये कहा था। लास्ट देखिए, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण किस पंचवर्षीय योजना की विशेषता है? तो देखिए, ये जो है किसकी विशेषता है? 12वीं योजना की, पंचवर्षीय योजना की, 10वीं की, 8वीं की या 7वीं की? तो देखिए, प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण ये आपकी 8वीं पंचवर्षीय योजना की विशेषता है। और बताइए इसका जो ईयर था कब से कब तक था? तो ये था आपका 1992 से 1997, है ना। बता सकते हैं किस मॉडल पर आधारित है ये? तो ये आपकी जॉन डब्ल्यू मूलर मॉडल पर आधारित है ये पंचवर्षीय आपकी योजना। अच्छा, ये बताइए फर्स्ट जो आपकी 5 ईयर प्लान है या था, वो किस मॉडल पर आधारित था? तो वो था आपका हेरोड डोमर मॉडल पर। ठीक, सेकंड वाला बताइए। सेकंड वाला था PC महालनोबिस, है ना। इनके
मॉडल पर आधारित थी, आपकी सेकंड 5 ईयर प्लान। ठीक, थर्ड बताइए, थर्ड किस पर आधारित था? मैं नहीं बता रही, अब आप कमेंट बॉक्स में खुद बताइएगा। चलिए, तो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग। देखिएगा टेस्ट नंबर 12। आइए शुरुआत करते हैं। अधिगम उद्देश्य का क्या अर्थ है ना? अधिगम उद्देश्य, इसका अर्थ क्या है? तो देखिए, सबसे पहले जो उन्होंने दिया हुआ है वो है आपका अधिगम अनुभव, दूसरा है आपका सारिक परिणाम, तीसरा है आपका अकादमिक उपलब्धि एवं चौथा है आपका अभीप्सित अधिगम परिणाम। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो आपका बनेगा अभीप्सित अधिगम परिणाम, है ना? ये आपका अधिगम उद्देश्य का अर्थ है। ठीक है, देखिए अधिगम अभीप्सित, इसका क्या मतलब है? देखिए, इसका अर्थ होता है सीखने की इच्छा या अधिगम के लिए प्रेरित होना। अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके जरिए अनुभवों या प्रशिक्षण से व्यवहार में बदलाव होता है। इसीलिए अधिगम में हम सभी जानते हैं कि प्रेरणा का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। ठीक है, तो इसीलिए आपका जो पहला उत्तर हो जाएगा अधिगम उद्देश्य, है ना, का अर्थ है अभीप्सित अधिगम परिणाम। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। दूसरा देखिए, यह प्रश्न कि क्या अध्ययन के निष्कर्षों को विशिष्ट शोध संदर्भ से परे सामान्यीकृत किया जा सकता है? तो ये संबंधित है किससे? मतलब दोबारा पढ़ लीजिए, यह प्रश्न क्या अध्ययन के निष्कर्षों को विशिष्ट शोध संदर्भ से परे सामान्यीकृत किया जा सकता है? तो ये किससे संबंधित है? देखिए, सबसे पहले आपका आता है मापन की वैधता से, आंतरिक वैधता से, बाहरी वैधता से या पारिस्थितिकीय वैधता से। तो इसका जो आपका सही उत्तर बनेगा वो बनेगा आपका ऑप्शन नंबर 3, बाहरी वैधता से। देखिए, यह प्रश्न क्या कर रहा है कि अध्ययन के निष्कर्षों को विशिष्ट शोध संबंध से परे क्या हम सामान्यीकृत कर सकते हैं? तो जब ये इस तरह का जो प्रश्न है तो उसका उत्तर बाहरी वैधता होगा। बाहरी वैधता ये क्या है? देखिए, ये वह सीमा है जिसमें शोध के परिणाम बड़े पैमाने पर दुनिया के सामने आ सकते हैं। यह शोध की सटीकता जो होती है आपकी, उसको जांचने का एक तरीका है ना? क्या जांचने का तरीका है? शोध की सटीकता। ठीक है, और यह जांचता है कि प्रयोग में खोजे गए आकस्मिक संबंध को सामान्यीकृत किया जा सकता है या नहीं। मतलब जो भी आपके संबंध आपने निकाले हैं अपने शोध के माध्यम से, क्या उनको हम जनरलाइज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका जो है एक्सटर्नल वैलिडिटी या बाहरी वैधता से संबंधित हो गया। आगे देखिएगा, स्नोबॉल प्रतिचयन। स्नोबॉल प्रतिचयन किसी प्रतिदर्श के चयन की वह प्रक्रिया है जिसमें इसका प्रयोग किया जाता है। स्नोबॉल जो आपका प्रतिचयन है उसके बारे में बात हो रही है। यह किसी प्रतिदर्श के चयन की वह प्रक्रिया है जिसमें किसका प्रयोग किया जाता है? देखिए, इसमें नेटवर्क, स्नोबॉल, समूह या कंप्यूटर प्रोग्राम, इसमें देखिए हम एक तरह से कह सकते हैं कि हम नेटवर्क का प्रयोग कर रहे हैं। नेटवर्क कैसे? वो वाला इंटरनेट वाला नेटवर्क की बात नहीं हो रही है। देखिए, स्नोबॉल प्रतिचयन में होता क्या है, इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए रिसर्चर है, इसने अपने जो उसका रिसर्च है उसके अनुसार जो उसने अपना सैंपल्स को चूज़ करा है ना, तो मान लीजिए उसने शुरू में कुछ लोगों के नाम कुछ लोगों से जानकारी इसने इन 4 लोगों से प्राप्त कर ली अपने विषय में, जो भी उसका सर्वे है या जो भी उसका टॉपिक है। फिर मान लीजिए वे क्या करते हैं, ये जो 4 सेलेक्टेड व्यक्ति हैं ये फर्दर आगे उसको और 3 व्यक्तियों के नाम हर व्यक्ति सुझाएगा उसको, रिसर्चर को, और फिर जो रिसर्चर है वो आपका इन लोगों से कांटेक्ट करेगा। समझ रहे हैं आप? फिर उसके बाद क्या होगा, ये लोग फिर आगे कोई 1 या 2 व्यक्तियों के नाम सुझाएंगे। तो इस तरीके से कड़ियाँ बनती चली जाती है, एक नेटवर्क सा बनता चला जाता है और रिसर्चर को अपनी जानकारी प्राप्त होती चली जाती है। और ये कब तक चलता है? जब तक कि हमें वांछित प्रतिदर्श ना मिल जाए। जब तक कि हमें वांछित प्रतिदर्श ना मिल जाए। तो ये कहा जा सकता है कि स्नोबॉल प्रतिचयन चयन की वह प्रक्रिया है जिसमें प्रतिचयन का चयन जो होता है, मीन्स जो आप सैंपल को कलेक्ट करते हैं वो आप कैसे करते हैं, एक नेटवर्क के रूप में करते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, प्रदत्त संकलन। प्रदत्त संकलन के दौरान 2 बिंदुओं के बीच उत्तरदाताओं की अभिवृत्तियों में परिवर्तन को क्या कहा जाता है?
ठीक है, तो इसमें देखिए क्या क्या ऑप्शंस हैं। प्रतिक्रियात्मक प्रभाव, परिपक्वता प्रभाव, प्रतिगमन प्रभाव या अनुकूलन प्रभाव। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका वो होगा प्रतिगमन प्रभाव। किसका? प्रदत्त संकलन के दौरान दो बिंदुओं के बीच उत्तरदाताओं की अभिवृत्तियों में परिवर्तन को कहा जाता है क्या? प्रतिगमन प्रभाव, है ना। देखिए हमें पता है कि ये दो प्रकार से होते हैं, बहुमुखी प्रतिगमन और वक्रीय प्रतिगमन, है ना। प्रतिगमन की ही यदि हम बात करते हैं तो इस तरीके से हमारा आंसर 4 करेक्ट है। आगे देखिएगा, देखिए इसमें ना डेटा संग्रह के पूर्व परीक्षण एवं परीक्षण के बाद के चरण के बीच प्रतिवादियों के दृष्टिकोण में जो बदलाव आ जाता है ये उसी को संदर्भित करता है क्या? प्रतिगमन आपका प्रभाव। कभी कभी लोग जो है पूर्व परीक्षण चरण में माप पैमाने के चरम पदों पर खुद को रखते हैं। वे कई कारणों से परीक्षण के बाद चरण के मध्य में स्थानांतरित हो जाते हैं। वे महसूस कर सकते हैं कि वे पूर्व परीक्षण चरण में बहुत नकारात्मक या सकारात्मक रहे हैं। इस प्रकार के प्रभाव को प्रतिगमन प्रभाव के रूप में जाना जाता है। सिंपल है कि परीक्षण से पहले उनका दृष्टिकोण कुछ और था, लेकिन परीक्षण के बाद वो चेंज हो गया। हो सकता है नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाए या पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाए, कुछ भी हो सकता है। तो ये आपका प्रतिगमन कहलाता है। दो बिंदुओं के बीच उत्तरदाताओं की अभिवृत्ति जो है उसमें परिवर्तन यानी कि चेंज होना, है ना। कब? प्रदत्त संकलन के वक्त। आगे देखिएगा, साहित्यिक चोरी पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम 2018 के अनुसार 42% की समरूपता की साहित्यिक चोरी को निम्नलिखित में से किस स्तर का माना जाता है? जैसे आप मान लीजिए कोई भी शोध प्रबंध करते हैं, पीएचडी करते हैं, तो साहित्यिक चोरी क्या है? प्लेगरिज्म है। सबसे पहले तो ये समझिए, ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें साहित्यिक समानताएं क्या है या नहीं है इसकी जांच की जाती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ए ने पीएचडी करी, तो उसका जो पीएचडी है, पूर्व में जो पीएचडी हो चुकी है, मान लीजिए व्यक्ति बी या कुछ भी नाम ले लीजिए, क्या इसने अपना जो वर्क करा है ए ने, ये बी से तो नहीं उठा लिया है? कितना प्रतिशत तक उठाया है? और अगर उठाया है उसने पीएचडी का वर्क उस व्यक्ति की पीएचडी से, तो क्या उसने इस चीज़ को बताया है अपने शोध कार्य में या नहीं? तो ये आपका क्या है? प्लेगरिज्म कहलाता है। यदि ऐसा पाया जाता है कि साहित्यिक चोरी की गई है तो। अब देखिए पीएचडी या प्रोजेक्ट लिखते समय जो लोग दूसरे लेखों से चोरी करते हैं, उसकी जो जांच इस प्रक्रिया से की जा सकती है। किसके माध्यम से? प्लेगरिज्म के माध्यम से। इसमें पेन ड्राइव, सीडी के माध्यम से लेखनी साहित्यिक चोरी की जांच हो जाती है। देखिए यूजीसी के जो रेगुलेशंस थे 2018 के, उसके अनुसार इन्होंने जो है 4 पार्ट्स में प्लेगरिज्म को डिवाइड किया है। पहला है 0 स्तर का, है ना। 0 स्तर में कितना? यदि आपका जो थीसिस है वो दूसरे के थीसिस से 10% तक इसमें समानता है तो, है ना। फिर उसका है फर्स्ट लेवल, है ना। फर्स्ट में क्या है? अगर आपका 10% से 40% तक वर्क जो आपने थीसिस की है वो दूसरे के काम से मिल रही है तो। थर्ड लेवल पर क्या है? देखिए थर्ड है 40 से 60%, है ना। अगर आपका वर्क 40 से 60% तक पहले किए गए काम से, किसी व्यक्ति ने पहले उसी टॉपिक पे पीएचडी किया या शोध किया, उससे मिल रहा है तो ये आपका थर्ड लेवल का प्लेगरिज्म कहलाएगा। और सॉरी थर्ड नहीं, सेकंड, माफ़ कीजिएगा, ये सेकंड है आपका। 0 फर्स्ट सेकंड, और थर्ड में क्या होगा आपका? देखिए थर्ड में आपका जो है 60% से यदि अधिक होगा, है ना। 60% से यदि अधिक होगा तो फिर ये आपका क्या कहलाएगा? ये आपका थर्ड लेवल का प्लेगरिज्म कहलाता है। तो यहाँ पर इन्होंने 42% दिया है, तो इसका मतलब आपका उत्तर हो गया ये वाला द्वितीय स्तर का, ठीक है। क्योंकि द्वितीय स्तर में ही 40 से 60% तक का प्लेगरिज्म आता है। आगे चलते हैं, प्रश्न नंबर 6, पेरिस समझौते का उद्देश्य इस शताब्दी में तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिकीकरण स्तर से कितनी डिग्री सेल्सियस ऊपर सीमित करना रखा गया है? तो देखिए इसमें आपके 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। 1 डिग्री सेंटीग्रेड, 2 डिग्री सेंटीग्रेड, थर्ड इज 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड एंड फोर्थ इज योर 3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी, 2 डिग्री सेंटीग्रेड। देखिए कोप 2021 नवंबर दिसंबर यानी कि 2015 में फ्रांस के शहर
पेरिस में ये आयोजित हुआ था, COP21 है ना, जो कि 2015 में हुआ था। इसमें जलवायु परिवर्तन के खतरे को कम करने हेतु एक समझौता किया गया था। यह समझौता वैश्विक ग्रीन हाउस गैसेस, वैश्विक ये जो आपकी ग्रीन हाउस गैसेस हैं है ना, इनके उत्सर्जन में कमी लाने से संबंधित था और ये जलवायु परिवर्तन के खतरे को कम करने की दृष्टि से भी एक प्रभावी कदम है। देखिए, वर्ष 2015 में पेरिस में जब ये COP21 की बैठक हुई थी तो इसमें कार्बन उत्सर्जन कटौती, क्या, कार्बन उत्सर्जन कटौती, कार्बन उत्सर्जन कटौती जी, कार्बन उत्सर्जन कटौती के लिए वैश्विक तापमान में वृद्धि को पूर्व औद्योगिकरण के स्तर से 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक सीमित रखने और 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड को आदर्श लक्ष्य घोषित किया है। आदर्श लक्ष्य, देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा, तापमान वृद्धि को पूर्व औद्योगिकीकरण स्तर से कितना डिग्री ये पूछ रहे हैं, तो आपका आएगा 2 डिग्री सेंटीग्रेड, लेकिन जो आदर्श है वो कितना, 1.5। अगर ये हम अचीव कर लेते हैं तो ये आइडियल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका उत्तर बी सही हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का स्रोत कौन सा है? देखिए ऑप्शन नंबर ए है तापीय शक्ति संयंत्र, दूसरा है आपका स्वचालित वाहन, तीसरा है आपका प्रशीतक एवं वातानुकूलन और चौथा है आपका उर्वरक। देखिए मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का जो मेन आपका सोर्स है वो क्या है, प्रशीतक एवं वातानुकूलन। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। देखिए इसके अलावा मैंने अपनी पिछली वीडियोस में आपको बताया भी था, ये स्प्रे है या फोम है ना, स्प्रे फोम, इनके जो उद्योग होते हैं इन सब से भी ये आपकी CFC जो है ये आपकी एनवायरनमेंट में इंक्रीज होती है। आगे देखिएगा, सोशल मीडिया के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? सोशल मीडिया इंटरनेट के माध्यम से संचार और इंटरेक्शन को सक्षम बनाता है, क्या ये सही है? ये आपका सही है। सोशल मीडिया एक प्रकार की ईमेल सेवा है? नहीं, ये ईमेल सेवा नहीं है सोशल मीडिया, बिल्कुल नहीं। इंस्टाग्राम सोशल मीडिया का एक उदाहरण है, करेक्ट। एक्स ट्विटर सोशल मीडिया का एक उदाहरण है, ये भी आपका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका गलत हो जाता है। अच्छा, आप मुझे बता सकते हैं सोशल नेटवर्क जो या सोशल नेटवर्किंग जो वर्ड है वो किसने इस वर्ड को किसने शुरू किया था, है ना? देखिए ये है आपका J.A. बर्नेस। कौन? J.A. बर्नेस। ठीक है, इन्होंने जो है ये आप नोट डाउन कर लीजिए, सोशल मीडिया वर्ड को यूज़ किया था। ठीक है, अब देखिए इसके द्वारा क्या होता है, कंप्यूटर तथा इंटरनेट के माध्यम से विश्व में कहीं भी स्थित लोगों से संपर्क स्थापित हम कर सकते हैं। यह इंटरनेट के माध्यम से संचार और इंटरेक्शन को सक्षम बनाता है, तो आपका पहला पॉइंट सही हो गया। फेसबुक, इंस्टाग्राम है ना, और आपकी ट्विटर, ये सारी क्या है, या टेलीग्राम, ये आपकी सभी सोशल मीडिया के उदाहरण हैं, है ना। जबकि ईमेल आपका सोशल मीडिया का उदाहरण नहीं है, है ना। तो आपका ये वाला जो ऑप्शन है गलत हो जाता है। ये एक माध्यम है बट ये उदाहरण नहीं है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9, आईसीटी का क्या तात्पर्य है, आईसीटी का क्या अर्थ है? देखिए आईसीटी का बहुत आसान है इसका उत्तर, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी इसका अर्थ है। नेक्स्ट क्या है आपका, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? बिट, बाइट, निबल या ब्रांटोबाइट? ब्रांटोबाइट, तो इसका उत्तर है बिट, है ना। बिट आपकी सबसे छोटी जो है इकाई है ना। देखिए जो एक निबल भी होता है, निबल भी इससे बड़ा होता है ना। 1 निबल इज इक्वल्स टू हाउ मैनी बिट्स? इट इज इक्वल्स टू 4 बिट्स। ठीक है, 4 बिट्स, राइट। 1 निबल इज इक्वल्स टू 4 बिट्स। चलिए आगे देखते हैं। रंगीन मॉनिटर में प्राइमरी योजक रंग है, कौन कौन से हैं? तो ये आपके हैं, मैं आपको डायरेक्ट ऑप्शन बता रही हूँ, हरा, लाल, हरा एवं नीला। ठीक है, लाल, हरा एवं नीला। देखिए इसकी एक वो भी हम बोलते हैं नीलह, इसको आप याद रखिए, नीलह। तो ये आपका क्या है, नीलह से कि नीला, लाल
और हरा, ये आपके रंगीन मॉनिटर में प्राइमरी योजक हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है। क्या एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है जिसे विश्वस्त निजी नेटवर्क को अविश्वासी बाहरी नेटवर्क जिससे ये जुड़ा है सुरक्षा के लिए बनाया जाता है। देखिए इसमें ऑप्शंस देखते हैं, ब्रिज, कुकीज़, फायरवॉल या SSL। तो देखिए आपका जो फायरवॉल है ये क्या है, ये एक नेटवर्क सुरक्षा प्रणाली है जिसे विश्वस्त निजी नेटवर्क को अविश्वासी बाहरी नेटवर्क जिससे ये जुड़ा है उसकी सुरक्षा के लिए बनाया गया है। इसे हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर या दोनों के संयोजन में, देखिए इसे हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर या दोनों के संयोजन में लागू किया जा सकता है। इंट्रानेट में प्रवेश करने वाले सभी संदेश फायरवॉल से होकर गुजरते हैं। ठीक है, इस स्थिति में फायरवॉल प्रत्येक संदेश की जांच करता है कि ये जो संदेश आया है ये सही है, गलत है या नहीं। ठीक है, जो निर्दिष्ट सुरक्षा मापदंडों को पूरा नहीं करते उसको वहीं पर ब्रेक लगा दिया जाता है या स्टॉप कर दिया जाता है। सो फायरवॉल इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, भारत के लोक संघ सेवा आयोग का गठन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? अनुच्छेद नंबर 315, अनुच्छेद नंबर 320 या अनुच्छेद नंबर 325 या 335। तो देखिए इसका जो सही उत्तर है, देखिए संघ लोक सेवा आयोग, किसका? संघ लोक सेवा आयोग का गठन। तो देखिए अनुच्छेद नंबर 315 के अंतर्गत क्या है, संघ और राज्यों के, स्टेट्स के और सेंट्रल के, स्टेट्स प्लस सेंट्रल। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 315 में जो आपका संघ है यानी यूनियन प्लस आपके जो स्टेट्स हैं, है ना, इनके राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान है। अच्छा, अनुच्छेद नंबर 316 में क्या है, इसके अंतर्गत संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों के नियुक्ति की और पदावधि से संबंधित है। जबकि अनुच्छेद नंबर 317 के अंतर्गत क्या है, इसमें लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जाना है या नहीं है उससे ये संबंधित है। आगे देखते हैं, देखिए हाँ, और उसका निलंबन जो होता है वो भी 317 में आता है। जबकि जो आपका अनुच्छेद नंबर 320 है वो लोक सेवा आयोग के कार्यों का उसमें उल्लेख है। 320 में क्या है, लोक सेवा आयोग के कार्य, ठीक है, इसके वर्क, इसका फंक्शनिंग। ठीक है, आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 14, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सबसे पहले है आपका बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश। इधर क्या है, आपके स्टेट्स दिए हुए हैं और दूसरी तरफ आपके क्या दिए हुए हैं, इनका जनसंख्या घनत्व 2011 के अनुसार। तो देखिए सबसे पहले कौन सा आता है, हमें पता है बिहार। बिहार में कितना है, 1106। दूसरे नंबर पे कौन सा है, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कितना जनसंख्या घनत्व है, 1028। देन आप देखिएगा केरल में कितना है, 860 और उत्तर प्रदेश में 829। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। देखिए इस तरह से हमारा जो ऑप्शन नंबर ए है 14 का वो करेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब हम अपना जो नेक्स्ट प्रश्न है उसे देखते हैं। वह कौन सा प्रथम मुगल बादशाह था जो अंग्रेज़ों का पेंशन भोगी बना? तो देखिए इसका जो सही उत्तर है वो है आपका शाह आलम द्वितीय। ठीक है, शाह आलम द्वितीय जो है वो आपका पहला ऐसा मुग़ल बादशाह था जो कि अंग्रेज़ों से पेंशन प्राप्त करने वाला मुग़ल बादशाह बना। देखिए शाह आलम जो द्वितीय था, इसने बक्सर के युद्ध, देखिए बक्सर का युद्ध हुआ था, कब हुआ था बक्सर का युद्ध, आपको पता ही होगा, बहुत फेमस युद्ध है, 1764 में। इसके पश्चात शाह आलम ने इलाहाबाद की संधि की थी, उस पर हस्ताक्षर किए। वो कब की थी इसने, वो की थी इसने 12 अगस्त को और 1965 को, है ना। इसने बंगाल की संधि तथा बिहार एवं उड़ीसा की दीवानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी थी तथा नजमुद्दौला को, है ना, इसने बंगाल का नवाब स्वीकार किया। इसके बदले में अंग्रेज़ों ने मुग़ल बादशाह शाह आलम द्वितीय को, है ना, इसको कितने लाख रुपए, 26 लाख रुपए वार्षिक नजराना देने का वायदा किया था।
है ना। इलाहाबाद की प्रथम संधि पर हस्ताक्षर रॉबर्ट क्लाइव तथा शाह आलम द्वितीय द्वारा किया गया था, ठीक है। और संधि प्रपत्र का निर्माण मुगल राजनयिक तथा बंगाली मुस्लिम इतिसाम उद्दीन द्वारा किया गया था। तो मेन इसमें क्या है कि 26 लाख रुपए की पेंशन जो है निर्धारित की गई थी, कब? बक्सर के युद्ध के बाद, जब इलाहाबाद की संधि की गई थी उसके बाद, ठीक है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 16, नाथू ला दर्रा, कौन सा दर्रा? नाथू ला दर्रा भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो देखिए नाथू ला दर्रा जो है आपका, वो आपका सिक्किम में है। कहाँ पर है? सिक्किम में, ठीक है। देखिए सिक्किम की जो राजधानी है बता सकते हैं कौन सी है? तो वो है आपकी गैंगटॉक। कौन सी है? गैंगटॉक आपकी सिक्किम की राजधानी है। उसके बाद देखिएगा, ये इसकी राजधानी गैंगटॉक से लगभग 56 किलोमीटर पूर्व में स्थित नाथू ला दर्रा चीनी क्षेत्र के तिब्बत के पठार के चुम्बी घाटी में खुलता है। नाथू ला भारत एवं चीन के बीच तीसरा सीमा व्यापार पॉइंट है ना। भारत यानी जो इंडिया है आपका, और उसके बाद जो आपका ये चाइना आ जाता है इधर, उसके बीच में ये क्या है आपका? तीसरा सीमा व्यापार पॉइंट है। अन्य 2 व्यापार पॉइंट उत्तराखंड में लिपुलेख तथा हिमाचल प्रदेश में शिप किला है ना। देखिए उत्तराखंड में कौन सा बता रहे हैं? ये उत्तराखंड में है आपका लिपुलेख है ना। और आपका इसमें कौन सा है? हिमाचल प्रदेश में है आपका शिप किला। अच्छा जेके में बता सकते हैं कौन सा है? तो आपका है जोजिला। कौन सा? जोजिला दर्रा, ठीक है। तो देखिए ये आपका इस तरीके से नाथू ला दर्रा सिक्किम में है। सी विल बी योर करेक्ट आंसर। अब देखिए भारत क्या है? एक लोकतांत्रिक गणराज्य, एक प्रातिनिधिक लोकतंत्र, एक लोकतांत्रिक समाज या समाजवाद से बंधा हुआ। तो देखिए भारत क्या है? भारत आपका एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है, ठीक है। उसी के साथ आपका ये एक प्रातिनिधिक लोकतंत्र है, और ये क्या एक लोकतांत्रिक समाज है? नहीं। फिर नेक्स्ट है आपका ये समाजवाद से बंधा हुआ है। तो इस तरीके से आपका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए प्रश्न नंबर 18, इनमें से किसने दिल्ली को विश्व के उत्कृष्टतम शहरों में से एक के रूप में बताया था? तो देखिए इब्न बतूता, अल-बरूनी, फरिश्ता तथा अबुल फजल। तो अब इब्न बतूता था, इसने दिल्ली को विश्व के उत्कृष्टतम शहरों में से एक के रूप में बताया था। देखिए भारत कब आया था? ये जो है 1333 ईस्वी में उत्तर पश्चिम द्वार से प्रवेश करके दिल्ली में, उस समय कौन था शासक बता सकते हैं? उस समय था मोहम्मद तुगलक। कौन था? मोहम्मद तुगलक। इसके दरबार में पहुंचा था। सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया। किसे? इब्न बतूता को, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? उसने अपनी यात्रा वृतांत, देखिए बहुत प्रसिद्ध है ये, कौन सा? रेहला, ये आ जाता है रेहला पुस्तक, या रेहला जो यात्रा वृतांत है ये किसका है? तो आपको पता होना चाहिए इब्न बतूता का है। इब्न बतूता किसके समय में आया था भारत में? तो ये मोहम्मद तुगलक के समय में भारत में आया था। उसके बाद देखिएगा उसने क्या बताया था कि यह हिंदुस्तान का ही नहीं बल्कि एशिया के सभी मुस्लिम राज्यों में सबसे बड़ा, उत्कृष्ट या सबसे बढ़िया शहर है ना। सबसे सुपीरियर शहर है कौन सा? दिल्ली, ठीक। आगे देखिएगा सूची 1 में समाचार पत्र तथा सूची 2 में संपादक से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। तो देखिए सबसे पहला है आपका समाचार दर्पण। ये किसका है? समाचार दर्पण है आपका मार्शमैन का, ठीक है। दूसरा है आपका मिरात उल अकबर। ये किसका है? राजा राम मोहन रॉय का। केसरी किसका है? ये है आपका तिलक जी का। नेक्स्ट यंग इंडिया, ये है आपका महात्मा गांधी जी का, ठीक है। केसरी, क्या आप बता सकते हैं केसरी किस भाषा में लिखा गया था अखबार? बताइए, अगर आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। मैंने अपनी वीडियोस में बताया था, जो आपको कल या आज जो वीडियोस कराई हैं उनमें से किसी एक वीडियो में है कि केसरी कौन सी भाषा में लिखा गया था।
सो दिस मीन्स योर करेक्ट आंसर विल बी, देखिए पहले कौन सा आएगा आपका 4, देन 1, देन 2, देन 3, 4 1 2 3, ये देखिए लास्ट, दिस मीन्स 19th का आपका लास्ट वाला ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट हो जाता है। आगे देखिएगा, अशोक के सारनाथ स्तंभ के सिंहों के ऊपर रखे हुए महाधर्म चक्र में कितनी तीलियां हैं? तो देखिए इसमें कितनी तीलियां हैं? 32 तीलियां हैं। अच्छा ये बताइए, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसमें जो बीच में चक्र है ना, उसमें कितनी तीलियां हैं? तो उसमें आपकी कितनी है? 24 तीलियां उसके अंदर हैं, 24 तीलियां हैं। जबकि जो अशोक के सारनाथ स्तंभ के सिंहों के सिर पर रखे हुए महाधर्म चक्र में 32 तीलियां हैं। देखिए क्या है, ये जो बुद्ध के 32 महापुरुष लक्षणों के जो प्रतीक हैं उसको दर्शाती है। मतलब ये जो 32 तीलियां हैं ये किसकी प्रतीक है? बुद्ध, महात्मा गौतम बुद्ध जो थे है ना, उनके जो लक्षण हैं महापुरुषों वाले 32, ये उनको दर्शाती हैं। ठीक है, और ये आपका क्या है? महाधर्म चक्र, महाधर्म चक्र कहलाता है। आगे देखिए, 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन, गया कहाँ पर है? बिहार में। गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए इसका जो आपका सही उत्तर बनेगा वो आपका बनेगा चित्तरंजन दास। ठीक है, थे। अच्छा ये बता सकते हैं आप मुझे कि चित्तरंजन दास जो थे वो आपके, उन्होंने किसके साथ मिलके कौन सी पार्टी की स्थापना की थी? चलिए मैं आपको थोड़ा हिंट दे देती हूँ। 1923 में कौन सी पार्टी की स्थापना की थी? यदि आपको ध्यान है, मैं आपको बता चुकी हूँ अपनी वीडियोस में, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा किसके साथ की थी और कौन सी पार्टी की स्थापना की थी। अच्छा ये बताइए, ये हकीम अजमल खां, इनका क्या है रोल? हकीम अजमल खां जो हैं, इनके बारे में भी मैंने आपको अपनी वीडियोस में बताया है, इनका क्या रोल है, ये कौन थे बताइए। अच्छा महात्मा गांधी, ये बताइए ये कौन से उसके अध्यक्ष थे कांग्रेस की, आपकी जो ये अधिवेशन थे? तो देखिए ये 1924 में कर्नाटका के बेलगांव, कौन से? बेलगांव, है ना, इसके ये अध्यक्ष रहे हैं। अच्छा ये बताइए, महात्मा गांधी जो हैं, जो हमारे 3 गोल में सम्मेलन हुए थे, 3 गोल में सम्मेलन हुए थे, उनमें से किस में महात्मा गांधी ने भाग लिया था? तो इन्होंने सेकंड वाले में भाग लिया था। ये बताइए कि ये वाला जो सम्मेलन है कब हुआ था? तो ये वाला जो सम्मेलन आपका हुआ था, ये हुआ था आपका 1931 में। 1931 में दूसरा गोल में सम्मेलन हुआ था जिसमें महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 22, 24वें फीफा फुटबॉल विश्व कप का आयोजन किस देश में नहीं होगा, यानी किस में होगा? पहले आप ये फाइंड आउट करिए। तो देखिए 24वें फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2030 का आयोजन कहाँ कहाँ पर होगा? मोरक्को में होगा, पुर्तगाल में होगा और स्पेन में होगा। जबकि इसका आयोजन न्यूजीलैंड में नहीं होगा। तो इसे तो आप छोड़ दीजिए, इसे याद रखिए, मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन। ठीक है, मोरक्को, पुर्तगाल और स्पेन में 2030 का फीफा फुटबॉल विश्व कप का आयोजन होगा। जबकि आपका जो 23वां जो आपका फीफा फुटबॉल विश्व कप है, वर्ल्ड कप है, इसका आयोजन कब होगा? 2026 में होगा। और ये कहाँ कहाँ पर होगा? मैक्सिको, देखिए मैक्सिको, कनाडा और आपका ये होगा यूएसए। ठीक है, यहाँ पर होगा। अच्छा आपको ये खास बात बता सकते हैं, आज अखबार में पढ़ के यदि आपने पढ़ा हो, यूएसए से रिलेटेड, मैक्सिको से रिलेटेड और कनाडा से रिलेटेड कुछ बता सकते हैं कि यूएसए ने किस चीज़ की घोषणा की है? मैं बताती हूँ आपको। यूएसए ने इम्पोर्ट टैरिफ लगाने की घोषणा की है। यूएसए ने इम्पोर्ट टैरिफ लगाने की घोषणा की है। किन 3 देशों पे? चीन पे, ठीक है, एक आपका मैक्सिको पे, और तीसरा है आपका कौन सा है बताइए? तीसरा कौन सा है? कनाडा पे। ठीक है, इन 3 देशों पर उसने जो है इम्पोर्ट टैरिफ लगाने की घोषणा की है। किसने? यूएसए ने। चीन पे कितना
कहा है और इन दोनों पे कितना का है बताइए। चीन पे 10% का है और मैक्सिको और कनाडा पे 25% कहा है। अच्छा ये बताइए इंपोर्ट टैरिफ के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी है कि इंपोर्ट टैरिफ क्या होते हैं? यदि आपको पता हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इंपोर्ट टैरिफ क्या होते हैं। और अब बदले में अगर ये उसकी नीति अपनाना चाहें, कहना चाहिए एकदम से अपने मतलब क्या बोलना चाहिए, बदले की नीति, तो फिर अब ये क्या करेंगे, क्या कर सकते हैं, ये मुझे बताइएगा। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं आगे। देखिए ये क्वेश्चन आपका इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हो गया, हालांकि इतना डिटेल आपके में मुझे नहीं लगता आएगा, बट ऐसे ही मेरे माइंड में आया तो मैंने आपसे पूछ लिया क्योंकि आज ही की ये न्यूज़ है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है अब आपका नेक्स्ट 23। चलिए 23 देखते हैं हम। 23 में आपका क्या था? सौरमंडल के ग्रह तथा उपग्रह की वर्तमान संख्या के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, नहीं पूछ रहे हैं। तो देखिए इस पे कौन सा जो आपके दिए गए हैं, ये तो आपके ग्रह हैं और ये आपके उपग्रह हैं। ग्रह क्या होते हैं, उपग्रह क्या होते हैं? देखिए ग्रह क्या होते हैं? जिनमें अपनी खुद की ना चमक होती है ना ऊष्मा होती है। ये कहाँ से प्राप्त करते हैं? ना रोशनी होती है, ये सूरज से प्राप्त करते हैं, है ना। और सूरज के ही ये चारों ओर दीर्घवृत्ताकार रूप में चक्कर काटते रहते हैं। और जो आपके उपग्रह होते हैं ये क्या होते हैं? ये इन ग्रह के चारों ओर चक्कर काटते रहते हैं, है ना। और इन ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हुए ये भी सूरज के इसी तरीके से क्या करते हैं? रिवॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। अब देखिएगा ये पूछ रहे हैं जैसे पृथ्वी का एक ग्रह है, कौन सा? चंद्रमा। ये प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा पृथ्वी का। अब देखिए ये कह रहे हैं क्या शनि के 140 उपग्रह हैं? क्या बृहस्पति के 95 हैं? यूरेनस के 28 हैं और नेपच्यून के 16 हैं। तो देखिए बृहस्पति के 95 हैं, यूरेनस के 28 हैं, नेपच्यून के 16 हैं और शनि के आपके कितने हैं? 146 हैं, ठीक है। 146 उपग्रह हैं। देखिए मुझे इसमें थोड़ा सा मैं श्योर नहीं हो पा रही हूँ क्योंकि मैं जब गूगल पे सर्च कर रही हूँ तो अलग अलग डेटास थोड़ा सा मुझे मिल रहे हैं। अगर आप लोग इसके बारे में कोई बिल्कुल श्योर हों, कोई साइंस फील्ड के हों या कोई आपके फिज़िक्स वगैरह से आप लोग हों, तो आप इसका मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा। फिलहाल जो इसका उत्तर मुझे पॉसिबल मिला है या जो है वो यही है कि जो शनि वाला ऑप्शन है ये आपका गलत है, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, पहला अंतर्राष्ट्रीय सोलर महोत्सव कहाँ पर आयोजित किया गया? तो देखिए पहला, बिकॉज ये पहला है और इंटरनेशनल है तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये आपका सितंबर 2024 में भारत मंडपम है ना, यहाँ पर ये आपका भारत मंडपम का है नई दिल्ली में, यहाँ पर ये आपका आयोजित हुआ, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सोलर महोत्सव। अच्छा ये बताइए भारत मंडपम जो नाम है ये किसका परिवर्तित नाम है? ये बताइएगा कमेंट करके। आगे देखिए गुलाबी क्रांति का संबंध निम्नलिखित में से किससे नहीं है। तो देखिए सबसे पहले बहुत आसान है ये, झींगा मछली हमें पता है गुलाबी क्रांति से संबंधित है। मांस गुलाबी क्रांति, प्याज गुलाबी क्रांति, अंडा किससे संबंधित है? रजत क्रांति से। रजत क्रांति से आपका अंडा संबंधित है। अच्छा ये बताइए नीली क्रांति किससे संबंधित है? मत्स्य पालन, है ना, फिशरीज से। अच्छा ये बताइए आपका गोल क्रांति किससे संबंधित है? तो ये आपका आलू से संबंधित है, ठीक है। पीली क्रांति किससे संबंधित है? पीली तो आपकी तिलहन से, है ना, तिलहन। उसके बाद आप मुझे बताइए गोल्डन क्रांति किससे संबंधित है? जूट से। काली क्रांति किससे संबंधित है? और भूरी क्रांति किससे संबंधित है? कमेंट करके बताइएगा काली क्रांति और भूरी क्रांति के बारे में। अगला देखिए, मोदी द चैलेंज ऑफ 2024 पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो देखिए इसके जो आपके लेखक हैं वो कौन है? आपके मिन्हास मर्चेंट। कौन है? मिन्हास मर्चेंट आपके जो ये पुस्तक है मोदी द चैलेंज ऑफ 2024 पुस्तक के लेखक हैं मिन्हास मर्चेंट, ठीक है। अब ये देखिएगा नए भारत का सामवेद, ये बताइए मुझे, नए भारत का सामवेद नरेंद्र मोदी की और द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी सैम पित्रोदा की तथा 11 रूल्स फॉर लाइफ चेतन भगत की चर्चित पुस्तक हैं। देखिए चेतन भगत की कौन सी है? 11
रूल्स फॉर लाइफ, ये इनकी पुस्तक है। ठीक है, और देखिए नए भारत का सामवेद, नए भारत का सामवेद। उसके बाद देखिएगा सैम पित्रोदा की कौन सी है, इनकी है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, ये सैम पित्रोदा की पुस्तक है। आगे देखते हैं नए भारत का सामवेद, इसमें क्या है, इसमें मोदी जी के जो भाषण हैं उनका संकलन है। और आप बता सकते हैं इसका जो विमोचन था वो किसके द्वारा किया गया था, इसका जो विमोचन था उस समय तत्कालीन जो आपके राष्ट्रपति थे श्री रामनाथ कोविंद जी, उनके द्वारा इसका विमोचन किया गया था। किस पुस्तक का, नए भारत का सामवेद। आगे देखिए मैंने इसको कैसे याद रखा है, सामवेद विमोचन मुझे लगता है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि विमोचन, क्योंकि उस समय के प्रेसिडेंट ने किया था। तो देखिए सामवेद, तो मैंने इसको ध्यान रखा है राम, राम मीन्स रामनाथ कोविंद जी ने इसका विमोचन किया है। ठीक है, तो राम साम। आगे देखिए 69वें फिल्म फेयर अवार्ड 2024 से संबंधित तथ्यों के संबंध में कौन सा सही नहीं है। तो देखिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार क्या आलिया भट्ट को मिला, करेक्ट। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार क्या ऋतिक रोशन को मिला, बिल्कुल नहीं, यही आपका गलत हो गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार बारहवीं फेल को मिला, बिल्कुल सही। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार विधु विनोद चोपड़ा को मिला, बिल्कुल सही। तो देखिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार फिर किसको मिला है, तो ये मिला है रणबीर कपूर को। किसको मिला है, रणबीर कपूर को। ठीक है, RK रणबीर कपूर। आगे देखिएगा, देखिए जो 23वें आईफा पुरस्कारों में ऋतिक रोशन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया। कौन से, आईफा इसमें जो है किसको दिया गया, ऋतिक रोशन को। और ये भी कौन से थे, 23rd आईफा पुरस्कार जो थे उनमें ऋतिक रोशन को पुरस्कार दिया गया था सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का। आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 28, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए पहला, सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद को क्या आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता कहा था, आध्यात्मिक पिता। देखिए किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने। किसको, स्वामी विवेकानंद को। क्या ये कहा था उन्होंने, तो देखिए ये सही है आपका क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 1। एक सेकेंड मैं दोबारा से पढ़ लूँ, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। हाँ ठीक है, तो आपका पहला वाला ऑप्शन ये करेक्ट है। दूसरा क्या है, वर्ष 1897 में संयुक्त राज्य अमेरिका के USA के शिकागो शहर में आयोजित विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद जी ने भाग लिया था एवं भाषण दिया था वहाँ पर शिकागो में। सही है, बिल्कुल सही है। तो फिर गलत क्या है इसमें, गलत इसमें ये है कि ये जो था सम्मेलन ये 1897 में नहीं हुआ था, ये आपका 1893 में हुआ था। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर 2 गलत हो जाता है और ऑप्शन नंबर जो आपका 1 है वो आपका सही हो जाता है। आगे देखिए, स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो देखिए मुझे तो ये नहीं पता था, मैंने भी अभी पढ़ा है तो मुझे पता चला है, लेकिन अगर आप में से किस किस को पता था ये मुझे बताइएगा। स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था, तो स्वामी दयानंद सरस्वती, दादा भाई नौरोजी, रास बिहारी बोस एवं महात्मा गांधी। तो देखिए इसमें जो विकल्प दिए हुए हैं उसके हिसाब से स्वराज शब्द का सबसे पहला प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की मंच से 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने भी स्वराज शब्द का इस्तेमाल किया था। कब, 1906 में कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ था उसमें इन्होंने भी यूज़ करा था, लेकिन उससे पहले किसने करा था, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में नहीं है। तो देखिए 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं और ये पूछ रहे हैं कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं है। कितनी है यूपी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी, पहले तो यही बताइए। 6 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं।
देखिए, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, क्या ये यूपी में है? हाँ, बिल्कुल सही, ये आपका यूपी में है। और कहाँ पर है ये आपका लखनऊ में है। ठीक है, लखनऊ में। सेकंड देखिए, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, ये आपका कहाँ पर है? तो ये आपका कहाँ है? अमेठी में। ठीक है, अमेठी में है ये आपका। नेक्स्ट है आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय, हम सबको पता है प्रयागराज में है। ठीक है, लास्ट है आपका गति शक्ति विश्वविद्यालय, क्या ये आपका यूपी में है? तो देखिए, लखनऊ, अमेठी और प्रयागराज तो यूपी में ही है, तो ये तीनों तो आपको सही हो गए। तो फिर कौन सा नहीं है? गति शक्ति विश्वविद्यालय, ये फिर कहाँ पर है बताइए? ये है आपका वडोदरा में। कहाँ पर है? वडोदरा में, यानी कि, और वडोदरा कहाँ पे है? गुजरात में। ठीक, गुजरात में। ठीक है, तो गति शक्ति विश्वविद्यालय आपका वडोदरा गुजरात में है। तो दिस मीन्स अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डी इज योर करेक्ट आंसर। मीन्स नहीं पूछा ना, तो नहीं कौन सा है? गति शक्ति विश्वविद्यालय। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं अपनी वीडियो को एंड कर रही हूँ। यदि आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि पॉसिबल हो तो अपने कुछ एजुकेशनल ग्रुप्स में इन वीडियोस को शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच।